जय हिंद साथियों, मेरा नाम है नितिन कुमार छारी और आप सभी का एंडेवर प्रेप में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो विषय पर्यावरण से जुड़ा हुआ है और किस प्रकार से पर्यावरण से जुड़ा हुआ है इस पे हम चर्चा करेंगे। चर्चा के पहले हम ये समझ लें कि हमारे टॉपिक का नाम क्या है। एंथ्रोपोसीन। एंथ्रोपोसीन क्या होता है? एंथ्रोपोसीन आजकल चर्चा में क्यों है? एंथ्रोपोसीन को समझने के लिए आप यहाँ पे ये याद रखें कि ये दो शब्दों से मिलके बना है। एक है एंथ्रोपोलॉजी वाला एंथ्रोपो और एक है सीन, यानी कि एंथ्रोपोसीन का मतलब होता है, जब आपने पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को पढ़ा होगा, पृथ्वी के विकास क्रम को पढ़ा होगा, तो आपने वहाँ पे होलोसीन, इयोसीन, इपोसीन ऐसे करके कई कल्प या युग या चरण या काल इस तरीके से पढ़े होंगे। तो वहीं से लिया गया है सीन, और एंथ्रोपोलॉजी जो है मानव के अध्ययन की विकास की शाखा है। तो एंथ्रोपोलॉजी और इन सीन को मिला के एंथ्रोपोसीन बना दिया गया है। अब एंथ्रोपोसीन का क्या मतलब है? एंथ्रोपोसीन का मतलब ये है कि आपने एक बार पढ़ा भी होगा कि एक समय बहुत सारे डायनासोर हुआ करते थे, तो उसको जुरासिक पीरियड कह दिया। एक समय में कार्बन का निर्माण हो रहा था, कोयले का निर्माण हो रहा था, उसको अपन ने कार्बोनिफेरस युग कह दिया। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि आज का युग जो है मानव का युग है। मानव सर्वोपरि होता जा रहा है, मानव प्रकृति पर नियंत्रण करता जा रहा है, मानव प्रकृति पर नियंत्रण के साथ साथ शोषण भी कर रहा है और मानव प्रकृति के साथ खिलवाड़ भी कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या हम आज के युग को एंथ्रोपोसीन नहीं कह सकते? जब हम डायनासोर के युग को जुरासिक पीरियड कह सकते हैं, जब हम कार्बोनिफेरस यानी कि कार्बन के युग को कह सकते हैं, तो आज के युग को एंथ्रोपोसीन क्यों नहीं कह सकते? तो विद्वानों के अंदर, वैज्ञानिकों के अंदर इस चीज़ का मतभेद है। ये मतभेद किस चीज़ को लेके? कहीं ना कहीं हम ये जो एंथ्रोपोसीन है गलत संदर्भ में कह रहे हैं ना, तो मानव की मानवता को यहाँ पे क्या पहुँचेगा? ठेस पहुँचेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग इस चीज़ का तर्क रूप से क्या देते हैं? प्रमाण देते हैं कि भाई ये ठेस पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा, सच्चाई तो यही है ना। तो एंथ्रोपोसीन आजकल इसलिए चर्चा में है, और चर्चा के मुद्दे क्या होंगे हमारे टॉपिक के अंतर्गत, हम उन पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि पहले तो हम ये जानेंगे एंथ्रोपोसीन है क्या, फिर एंथ्रोपोसीन चर्चा में क्यों है, और इन्हीं सब चीज़ों से आज का हमारा एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और निश्चित रूप से परीक्षा में आने के लिए वो तैयार है। यानी कि ऐसे प्रश्न को आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के तौर पे दिया जाएगा, जिसको आपके द्वारा कमेंट बॉक्स में आंसर दिया जाना है, और उसके माध्यम से जब ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा आज के टॉपिक से, तो नो डाउट आप कॉन्फिडेंट होंगे उस प्रश्न के उत्तर को देने में। ठीक, तो चलते हैं, चर्चा करते हैं कि एंथ्रोपोसीन क्या है। एंथ्रोपोसीन युग है जिसे भूगर्भिक समय की एक अनौपचारिक इकाई के रूप में जाना जाता है। अभी अनौपचारिक, औपचारिक रूप से इस पर कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला है, किसी भी वैज्ञानिक के द्वारा इस पर मोहर नहीं लगाई गई, अभी चर्चा ही चल रही है, जिसका उपयोग पृथ्वी के इतिहास की सबसे हालिया अवधि के वर्णन के रूप में इसको देखा जा रहा है, यानी कि अभी की स्थिति के रूप में इसको हम देख रहे हैं। मानव गतिविधि ने ग्रह यानी कि पृथ्वी के ग्रह की जलवायु और पारिस्थितिक तंत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालना शुरू कर दिया है, और ये मानव के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए आज के युग को एंथ्रोपोसीन युग के रूप में जाना जाता है। ऐसा प्रयास चल रहा है। ठीक, जैसे आपने देखा होगा, हम इतिहास में पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को जब पढ़ते हैं तो हम भूगर्भिक इतिहास के अंदर ये देखते हैं कि पृथ्वी जो है वो सबसे पहले हम किस में बांट देते हैं? इयोसीन में। इयोसीन को फिर हम बांट देते हैं महाकल्प में, महाकल्प को हम बांट देते हैं कल्प में, यानी महाकल्प मतलब इरा और कल्प यानी कि पीरियड। ठीक, फिर उसके बाद इस युग को, इस कल्प को हम बांट देते हैं युग में, युग यानी कि एपोच। फिर उसके बाद इस युग को हम बांट देते हैं काल में। तो आज का जो समय चल रहा है मानव का युग चल रहा है। तो मानव युग को हमने अभी एक नया नाम दे दिया है, जिसको हम आज के टॉपिक के रूप में समझ रहे हैं, वो है एंथ्रोपोसीन। कुछ विद्वानों को लेके इसमें मतभेद है कि ऐसा नहीं करना है, और कुछ लोगों का मानना ऐसा हो सकता है, करना भी चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एंथ्रोपोसीन के बारे में सामान्य चर्चा। फिर इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो एंथ्रोपोसीन है चर्चा में क्यों है। तो आप देख रहे हैं साफ वैज्ञानिकों का एक जो दल है वो क्या कहना चाह रहा है। वैज्ञानिकों ने एंथ्रोपोसीन की शुरुआत की घोषणा
जो है घोषणा के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, यानी कि जो एंथ्रोपोसीन पर प्रस्ताव रखा गया था वैज्ञानिकों ने इसको क्या कर दिया, खारिज कर दिया। यानी कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिकों की एक टीम है जो कार्य कर रही है इसके संबंध में। कुछ लोगों का मानना है कि एंथ्रोपोसीन को लागू नहीं करना चाहिए, कहीं आगे आने वाले समय क्या हम अपने आप में ही क्या अपनी बुराइयों को पढ़ेंगे, तो उनका मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें बुराई जैसी कोई बात ही नहीं है। भैया मानव ने प्रकृति का शोषण किया है तो उसको एक नया शब्द ही तो दे रहे हैं, एंथ्रोपोसीन, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अभी डिस्कस लेवल पर चली रही हैं, तो ये चर्चा का मुद्दा है। अब देखते हैं एंथ्रोपोसीन प्रस्तावित जो युग है वो एक मानव के युग के नाम के संदर्भ में हम इसको देख रहे हैं, ठीक, जिसमें मानव के क्रियाकलाप जो है यानी कि उसकी क्रियाविधि जो है वो धरती के भौतिक पर एक पर्यावरण महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, जिस शब्द को आज अधिकृत रूप में स्वीकार तो नहीं किया गया है लेकिन इस पे प्रस्ताव रखा गया है। ठीक, ये सारी चीजें चल रही हैं। वैज्ञानिकों ने इस चीज को 29 अगस्त 2016 को प्रस्तुत किया गया था। 29 अगस्त 2016 को इसकी घोषणा की जाने के बाद पृथ्वी की जलवायु और रसायन शास्त्र पर मानव के प्रभाव से हम देखें लगभग 11,700 साल पुराने भूवैज्ञानिक युग जिसे होलोसीन कहा गया था, होलोसीन नाम से जाना गया था, वो खत्म होने की स्थिति में हमको दिखाई दे रहा है। मतलब 11,700 साल पहले जो युग था उस युग को हम क्या कर रहे हैं, खत्म करने की स्थिति। क्यों? क्योंकि हमने फैक्ट्री लगा दी है, हमने औद्योगिकरण के माध्यम से उद्योग इतने ज़्यादा स्थापित कर दिए हैं कि पर्यावरण दूषित हो रहा है। हमारे पास एक गाड़ी है, कार है, लेकिन हमको मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज है तो ऑडी चाहिए, ऑडी है तो जगुआर चाहिए। हमारी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही हैं, हमारे पास संसाधन खत्म हो रहे हैं लेकिन इच्छाएं खत्म नहीं हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रकृति क्या हो रही है, नुकसान पे नुकसान झेलती जा रही है। और प्रकृति कहाँ तक नुकसान झेलेगी, एक दिन प्रकृति भी बोलेगी हमसे ना हो पाएगा। फिर क्या होगा, जब प्रकृति जवाब दे देगी तो फिर ऐसी स्थिति में हम आमिर खान के गोले पे जाके बसेंगे क्या? आमिर खान दूसरे गोले से आया था, हमको तो यहीं रहना, तो हमको हमारे गोले के संरक्षण के लिए प्रयास करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अगला हम इस पे चर्चा करते हैं। एंथ्रोपोसीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है और नोट भी करनी है। ठीक है, प्रयोग सबसे पहले 2000 में नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल कुट्ज या पॉल कर्जन के द्वारा किया गया था। ठीक है, यूजिन स्ट्रॉन्सपर के द्वारा किया गया था। इन्होंने 1995 में एक नोबेल लिखा था जिसके लिए इनको क्या है, नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, एंथ्रोपोसीन शब्द वर्तमान समय के अंतराल में मानव गतिविधियों द्वारा पृथ्वी पर हुए गंभीर प्रभाव को निरूपित करता है। यानी कि कुल मिला के बात यहाँ पे आके रुक जाती है कि एंथ्रोपोसीन एक ऐसा शब्द है जो मानव के द्वारा पृथ्वी के साथ या प्रकृति के साथ किए गए छेड़छाड़ की स्थिति को व्यक्त कर रहा है। यानी कि हमने प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया है उसी खिलवाड़ को एंथ्रोपोसीन शब्द अपने आप में एक्सप्लेन कर देगा। अगर मैंने कहा कि मानव ने प्रकृति के साथ छेड़खानी की है, मानव ने प्रकृति के साथ शोषण किया है, तो मैं इतना लंबा सेंटेंस क्यों बोलूं? मैं सीधे बोल दूं ना एंथ्रोपोसीन, यानी कि इसमें निहित है कि मानव ने शोषण किया है। ठीक, तो इस पे चर्चा चली रही है। चर्चा के अंतर्गत हम अगला टॉपिक देखते हैं कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड लगातार बढ़ती जा रही है, मीथेन, और इसके माध्यम से लगातार ओजोन पर जो समताप मंडल में है उसकी सांद्रता में कमी आती जा रही है, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, समुद्र में अम्लीयता बढ़ती जा रही, उष्ण कटिबंधीय वन है उनको नुकसान हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि लगातार होती जा रही है, बड़े बांधों के निर्माण से यह सभी मध्य स्तर पर पहुंचते जा रहे हैं। लेकिन कार्य समूह को इन उपायों को किसी भी तरीके से देखा नहीं जा रहा है, यानी कि इसके प्रति जो हमें उपाय करने चाहिए उनको हम दरकिनार कर दे रहे हैं। ठीक है, और इन सब समस्याओं से क्या है, जब तक कि ये भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो जाते, अगर ग्लोबल वार्मिंग अपने चरम पर पहुंचेगी तो ध्रुवों की जो बर्फ है वो पिघल जाएगी। साधारण सी बात है, इसको अपन थोड़ा एक अलग स्तर पर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सूर्य से अगर कोई सूर्य के प्रकाश की किरण आई और आने के बाद वो धरती से टकराकर लौट गई, जब वो लौट गई तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी का ऊष्मा बजट है वो तो निश्चित बना है और इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या हुआ, ऊष्मा बजट तब बिगड़ जाता है, पृथ्वी से 4 किरण आई हैं और 3 किरण चली गई लेकिन 1 किरण यहीं रह गई। पृथ्वी की ये जो 1 किरण है वो यहीं रहेगी पृथ्वी पर,
अब रोज ऐसा हो रहा है, 4 किरण आ रही हैं, 1 किरण जा रही है, 4 किरण आ रही हैं, 1 किरण जा रही है, तो धीरे धीरे पृथ्वी के तापमान में सतत रूप से वृद्धि हो रही है। उस सतत रूप से वृद्धि की स्थिति को ही हमने ग्लोबल वार्मिंग कह दिया। ग्लोबल वार्मिंग होगी, पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो जल स्तर बढ़ेगा, जल स्तर बढ़ेगा तो मालदीव जैसे देश डूब जाएंगे, मालदीव जैसे देश डूब जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जैव विविधता खतरे में पड़ जाएगी, जैव विविधता खतरे में पड़ जाएगी तो कल को खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला भी खतरे में पड़ जाएगी, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला खतरे में पड़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में मौसम चक्र परिवर्तित हो जाएगा, मौसम चक्र के परिवर्तन से जलवायु परिवर्तित हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन से मानव जाति ही नहीं बल्कि संपूर्ण पृथ्वी पर जीवन संकट में पड़ जाएगा। और इसकी स्थिति को रोकने के लिए ही हम अपने माध्यम से, लोगों के माध्यम से ये प्रयास कर रहे हैं कि एंथ्रोपोसीन एक ऐसा शब्द है जो मानव के द्वारा किए गए कार्यों को नियंत्रित रखेगा। ठीक है, इस पे चर्चा चल रही है। ठीक, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, इससे कई प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी और अनुमान ये है कि 1 करोड़ प्रजातियां लगभग 20 लाख साल मतलब 20 लाख प्रजातियां, 1 करोड़ में से लगभग 20 लाख प्रजातियां ऐसी हैं जो हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगी, हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कल हम अपने बच्चों को केवल और केवल फोटो में दिखाएंगे, देखो बेटा ये था चीता और ये था शेर और अब ये हो गए विलुप्त, है ना। तो ऐसी स्थिति में ऐसा दिन ना आए, इसके लिए हमें सतत विकास पे ध्यान देना है। ठीक, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर आज का जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा से जुड़ा है वो ये है कि भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं। भूवैज्ञानिक के समय की सबसे बड़ी इकाई क्या महाकल्प कहलाती है, क्या युग कहलाती है, क्या ईयोन कहलाती है या कल्प कहलाती है। इनमें से आपको सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है और उसके माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि किसका उत्तर सही है, किसका उत्तर सही नहीं है। ठीक, तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर इस प्रकार की जानकारी आप हमसे लगातार प्राप्त करना चाहते हैं तो ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल हैं, इनके माध्यम से आप हमसे जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद।